हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मर्दों की बनाई बंदिशों की औरत ही पहरेदार होती, जो कि निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। बहू, ओ बहू, सत्संग की पूरी तैयारी हो गई ना? ध्यान रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दो। जो भी लाना है लेकर आ जाना, और हाँ, ऐन मौके पर ये मत कहना कि ये छूट गया वो छूट गया। कामिनी जी अपनी बहू संजना से कहती है। संजना बोली, हाँ मम्मी जी, लगभग सब हो चुका है, बस पेपर प्लेट और ग्लास लाना बाकी है, और जो छोटी मोटी चीज़ है वो मैं पास के दुकान से लेकर आ जाती हूँ। इतना कहकर संजना पास के दुकान में चली गई। संजना दुकान पर सामान ले रही थी। वहीं बगल में कामिनी जी की सहेली सुषमा जी रहती थी। उनके कमरे की खिड़की उसी दुकान की तरफ खुलती थी, तो उन्होंने संजना को दुकानदार से बातें करते हुए देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने कामिनी जी को फोन करके कहा, अरे कामिनी बहन, आपके घर में सत्संग है और आपकी बहू यहाँ दुकानदार के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। आप तो कहती थी कि नौकरी करने के साथ साथ घर का सारा काम भी बहू करती है। लगता है सारी तैयारी आप कर रही हैं। बस इतनी सी चिंगारी फेंकने की देर थी कि कामिनी जी घड़ी को देखने लगी और सोचने लगी कि बहू देर से संजना घर आई है, जबकि संजना को गए हुए अभी 5 मिनट हुए होंगे। कामिनी जी ने ना आओ देखा ना ताओ, और अपने बेटे नवीन को फ़ोन कर दिया। देख बेटा नवीन, मैं तो इस घर की इज्जत बहुत दिन संभाले रखी, अब तेरी बीवी संभाल पाएगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती। फिर उन्होंने सुषमा जी की कही हुई सारी बात बता दी। संजना भी सारा सामान लेकर आई तो कामिनी जी बोलने लगी, सामान लेने गई थी या रिश्ता बनाने गई थी? संजना बोली, मम्मी जी, अभी मुझे गए हुए बस 5 मिनट ही तो हुए हैं और सारा काम हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, सत्संग में कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो बाकी की सारी तैयारी करने लगी। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे। तभी कामिनी जी ने कहा, बहू, इतनी देर दुकान पर क्या ही करने गई थी, जब मेहमानों के लिए तुम जलजीरा भी नहीं लेकर आई? संजना बोली, मम्मी जी, लाई तो थी, शायद खत्म हो गया होगा, मैं अभी दुकान से लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो भी चली गई। इधर घर में चहल पहल थी। सुषमा जी नवीन से बोली, नवीन, क्या बात है, तुम्हारी पत्नी नहीं दिख रही कहीं? फिर से बाजार तो नहीं चली गई? इतना कहकर वो हंसने लगी। तभी संजना जल्दी से घर के अंदर आई, वापस से जलजीरा बनाकर ट्रे में करके सब मेहमानों के लिए लाई। अचानक चटाक, जैसे ही वो थप्पड़ संजना के गाल पर आकर लगा, उसके हाथ से जलजीरा का ट्रे दूर जाकर गिरा। उसमें रखे सारे गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ पल के लिए तो वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। शायद थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था। फिर वो उस थप्पड़ के लिए तैयार भी तो नहीं थी। हर कोई संजना की तरफ देख रहा था। किसी ने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं फटा और कामिनी जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी, जैसे ये थप्पड़ मारकर उनके बेटे नवीन ने कोई किला जीत लिया हो। कामिनी जी की सारी सहेलियां जो उस सत्संग में मौजूद थी, हैरानी से कभी कामिनी जी और नवीन के साथ संजना को देख रही थी, पर किसी ने भी उसके आगे मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। इधर उधर सबकी निगाहें अपनी तरफ देखकर संजना ने बहुत हिम्मत की और खड़ी हुई। धीरे धीरे कामिनी जी की सारी सहेलियां फुसफुसाते हुए वहां से नदारद हो गई, क्योंकि कोई भी दूसरे के झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। संजना जैसे ही अपनी जगह पर खड़ी हुई, नवीन चिल्लाकर बोला, घर से बाहर किस से पूछकर गई थी? बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ गया है तुम्हें। इज्जत से रहना है इस घर में तो रहो, वरना शौक उतारने के बहुत से तरीके आते हैं मुझे। आखिर बार समझा रहा हूँ, वरना। इतना कहकर नवीन घर से बाहर निकल गया। संजना कभी अपने पति को देखती तो कभी अपनी सास को, क्योंकि कामिनी जी को संजना से तो कोई हमदर्दी ही नहीं थी।
मानो उनके कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वही तो थी जिन्होंने नवीन को फ़ोन करके कहा था कि संजना अक्सर घर से बिना बताए बाहर चली जाती है। कामिनी जी बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाओगी तो बेचारा मेरा लड़का क्या ही करेगा, हाथ तो उठेगा ही। इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए कि पूछ कर जाए। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, फटाफट बिखरे हुए गिलास के टुकड़ों को उठाओ वरना मेरे पैरों में चुभ जाएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। संजना की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, आखिर मेरी गलती क्या थी? यही कि मैं मम्मी जी के सत्संग के लिए बाहर से सामान लेने गई थी, और बाहर भी कितना, बस 4 कदम की दूरी पर वो दुकान है, जबकि मैं उन्हें कह कर गई थी। हाँ, इतनी गलती ज़रूर हुई कि पति को नहीं बताई, सास को बताकर गई थी। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़े लिए संजना गिलास के टुकड़ों को समेटने लगी। आज बहुत कुछ उसके अंदर भी टूट चुका था। नवीन तो मर्द है, लेकिन कामिनी जी तो औरत हैं, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता, वो हमेशा उनकी पहरेदार बनकर खड़ी जाती थी। सच कहा है किसी ने, मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरत पहरेदार होती है, तो उनके गलत को सही साबित कर देती है। अकेले कमरे में बैठी संजना सोचने लगी, अभी 7-8 महीने पहले ही तो उसकी नवीन से शादी हुई थी। वो भी एक वर्किंग वूमेन है, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर, जो सुबह बन ठन कर अपने जॉब पर जाती और शाम को घर जाकर आराम करती है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर हैं तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आस पड़ोस की औरतों की माने तो संजना को कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई तो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि सच्चाई को देखने नहीं चाहता, और जो देख ले वो अनजान बन जाता। संजना के ससुराल में सास की नज़रों में उसकी कोई औकात नहीं थी, क्योंकि वो हर समय अपनी निगाहें बहू पर ही रखती थी। पल पल की पूरी रिपोर्ट अपने बेटे को फ़ोन करके ऑफिस तक देती रहती थी, और नवीन वो तो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखा, इसीलिए तो उस पर हाथ उठाने में परहेज भी नहीं करता था। वहीं पड़ोस की एक दूसरी बहू नेहा, जो संजना की अच्छी सहेली बन गई थी, उसने संजना को फ़ोन किया और उसका हाल चाल पूछा और बोली, तुम कुछ करती क्यों नहीं? संजना बोली, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा भी ऑफिस से आने में लेट हो जाता है तो नवीन वहीं पहुँच जाते हैं, और ऑफिस के बाहर जब मैं निकल कर आती हूँ तो वही लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने में भी एक बार नहीं सोचते। फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ? नेहा बोली, क्या नवीन शुरू से ऐसा है? संजना बोली, मुश्किल से 2 दिन ठीक रहे थे, फिर जब शुरू में उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना और चिल्लाना शुरू किया था तो मैंने उसका विरोध किया। उस दिन तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, जिसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी, पर वहाँ भी मेरी फूटी किस्मत। मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोल रहे थे, मेरे लिए नहीं, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब नवीन के पास होता है। अगर अपनी मर्जी से मैं कुछ खर्च कर दूं तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है। नेहा बोली, तुम पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला हो, अगर तुम सहने लगोगी तो बाकी महिलाओं का क्या होगा? संजना बोली, आज तक नवीन मुझ पर कई बार हाथ उठा चुके हैं, पर अब तक तो घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने, पर आज इतनी औरतों के सामने उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर तुम सच कह रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं? संजना को नेहा से बात करके थोड़ी राहत मिली और उसने फ़ोन रख दिया। वो दिन तो निकल गया। दूसरे दिन उठकर संजना तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी तो पड़ोस में 2-3 आंटी खड़ी होकर उसकी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को परेशान करती हो कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़े?
संजना सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि मर्दों की मानसिकता का तो समझ में आता है, औरतों की मानसिकता भी ऐसी है। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन गया और मैं बुरी। सच है, कमी औरतों की ही निकाली जाती है और वो कमी निकालने वाली भी तो औरतें ही होती हैं। आज के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि इन जैसी औरतों से ही है। संजना बोली, आंटी एक बात कहूँ, आप जो मुझे कह रही हैं, कभी अपने जीवन के बारे में सोचिएगा कि कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा या बोला है आप लोगों ने, तो आपको महसूस होगा कि आप लोगों की वजह से लोग कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। काश भगवान मुझे औरत नहीं बनाए, पर ये हार मानने जैसा हो जाएगा। जब इस जन्म को जीना है तो हमें निरन्य तो कुछ लेना ही होगा, और मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं माँ खा खा कर तो नहीं बिताऊंगी, और आपके जैसे माँ बाप रहे तो उनके पास जाना भी बेकार है, क्योंकि आप लोग बेटियों को एक बार में ही दान कर देते हैं। तो मुझ जैसी पढ़ाई लड़की के प्रति आपकी क्या संवेदना हो सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। संजना ऑफिस पहुंची, छुट्टी के लिए अप्लाई की, फिर बैंक गई। यहाँ पर उसने अपने सारे अकाउंट पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को वापस अपने अंडर में लिया। इसके बाद वो सीधा पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। संजना की कंप्लेंट पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ संजना घर आई। अचानक संजना के साथ उन्हें देखकर दोनों माँ बेटे के हाथ पैर फूल गए। नवीन गुस्से में बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम मेरी बदनामी करवाना चाहती हो? लगता है कल का प्रसाद भूल गई हो। संजना बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, बस आपके लिए प्रसाद की जगह कुछ उपहार लाई हूँ। जैसे ही महिला कांस्टेबल डंडा लेकर आगे बढ़ी, कामिनी जी ने बेटे का हाथ पकड़कर खींचा और बोली, ये क्या कर रहे हो? एकदम चुप हो जाओ। और बहू, यह तो हमारे घर की बात है, हम आपस में सुलझा लेंगे। कामिनी जी ने झटपट बेटे की तरफ से उन पुलिस कर्मियों और संजना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। नवीन तिरछी निगाहों से संजना को देख रहा था। संजना को पता था कि वो दोनों पुलिस कर्मियों के जाने के बाद फिर उस पर हाथ उठाएंगे, इसीलिए तो उसने रिपोर्ट में लिखवा दिया था कि आगे जाकर भी ये लोग उसके साथ ये सब कर सकते हैं। फिर भी उसने माफ़ कर दिया तो पुलिस वाले भी उसे वार्निंग देकर चले गए। कांस्टेबल के जाने के बाद नवीन ने एक जोर का थप्पड़ संजना को लगाया, पर इस बार संजना चुप नहीं रही। उसने पलटकर 2-3 चांटे उसे रसीद कर दिए। ये देखकर कामिनी जी चिल्लाई, अरे कुलछनी, अपने पति पर हाथ उठाती है, तुझे नर्क मिलेगा, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी है? चली जा अपने माँ बाप के घर और तलाक क्यों नहीं दे देती मेरे बेटे को? तेरे जैसी औरत से अच्छा है वो किसी और से शादी कर ले। संजना हंसकर बोली, दोबारा अगर आपके बेटे ने यह गलती की ना तो इस बार हाथ पैर तुड़वा दूंगी। और मम्मी जी, तलाक तो मैं आपके बेटे को नहीं दूंगी। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को ऐसे कैसे माफ़ कर दूं? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और फिर किसी और लड़की का जीवन बर्बाद कर देगा, जो मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आप लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूंगी? मैं चाहती तो आप लोगों को जेल भेज सकती थी, फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तभी नेहा संजना के घर में दाखिल हुई और बोली, कामिनी आंटी, आपको शर्म नहीं आती? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा व्यवहार? पर आपका ये बेटा इतना अत्याचारी, इसके सपोर्ट में आप खड़ी रहती हैं, और तो और आप दूसरी महिलाओं को भी यही शिक्षा दे रही हैं। अरे, आप जैसी सासों की वजह से हम ससुराल में बस नहीं पाते हैं। और याद रखिएगा, अब संजना अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। देखते ही देखते आस पड़ोस
कई और बहुएं भी संजना के साथ हो गई। फिर क्या था, आस पड़ोस में जितनी भी कामिनी जी की सहेलियां थी उन्हें भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं कामिनी जी और नवीन ही गलत हैं। अब संजना का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने कहा, मैं तलाक तो नहीं दूंगी, यही रहूंगी, पर अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी और देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। संजना के माता पिता को जब इस बात का पता चला वो लोग वहां आए। संजना ने उन्हें भी बहुत सुनाया। एक लड़की के माँ बाप अगर उसके लिए सहारा नहीं बनेंगे तो दुनिया में कौन बनेगा। जब पहली बार इन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया मैं तभी आपसे सहारा मांगी, पर आपने क्या किया, मुझे वापस इस अंधेरे कुएं में फेंक दिया। तो अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ और आइंदा से अगर मुझ पर किसी ने हाथ उठाया तो उसे जेल की हवा तो ज़रूर खिलाऊंगी। इतना कहकर संजना अपने कमरे में चली गई और देखते ही देखते नवीन का सारा सामान उसे कमरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो दिन और आज का दिन संजना उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीती है और वह लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। उन लोगों ने संजना के माँ बाप को समझाने के लिए कहा तो संजना ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी लोग लाज संभालते रहो और मैं अपना घर संभाल लूँगी। राम राम। इतना कहकर संजना ने उन लोगों से भी सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब आस पड़ोस के लोग कामिनी जी और नवीन को ये कहते कि अगर वो लड़की चाहती तो तुम लोगों की जग हंसाई करवा सकती थी, पर उसने ये नहीं किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कहाँ गलती की। कामिनी जी और नवीन ने हाथ जोड़कर संजना से माफ़ी मांगी और अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए कहा। संजना ने नवीन को ज़रूर एक मौका दिया, पर अपने जीवन की डोर उसके हाथों में फिर नहीं। आज भी वो अपने पैसे अपने मुताबिक खर्च करती है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीती है। नवीन को भी एहसास हो चुका था कि उसकी माँ ने जो भी गलत कहा, पर आखिर माना तो उसी ने ही था, तो गलती दोनों की थी, जिसे अब सुधारा गया। अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।